हाय गाइस। आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जैसे कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जो कि अगर हम उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन, मतलब हम उसके डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोजिशन कंपाउंड्स बना लेते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने इसे 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए हैं, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अगर हम बात कर लेते हैं एसिड्स के बारे में, तो एसिड आपका वो सब्सटेंस हो गए जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। बेसिस वो हो गए जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। और सॉल्ट आपका एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उससे आपके सॉल्ट डिराइव हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एसिड के बारे में, तो एसिड सारे नेचर का होता है, यानी कि खट्टा होता है टेस्ट में अगर देखेंगे। और जो बेसिस के बारे में बात करेंगे, बेसिस आपका बिटर हो गया, आपका कड़वा कड़वा हो जाएगा टेस्ट में। और सॉल्ट आपको पता है सॉल्टी नमकीन। अगर हम एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, तो एसिड के कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और H2SO4 और CH3COOH दिखे हैं। इसमें भी हम इसको एसिड्स को बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड में, बट वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सेम वही चीज़ बेसिस में अगर हम देख लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और अगर हम वही सॉल्ट के एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड NaCl और एक सेंधा नमक होता है एप्सम सॉल्ट। सेंधा नमक क्यों कहते हैं इसे? सेंधा नमक, इसका फॉर्मूला हो गया आपका MgSO4। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें पहचानने में मदद करते हैं कि एसिड है बेसिस है। तो उसी के बेसिस पे ये जो इंडिकेटर होते हैं, ये कुछ नहीं, एक तरीके से डाई होती है, जो जब हम एसिड या बेस में मिलाते हैं इसको, तो वो उसके हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेती है, जिससे हम ये आइडिया आ जाता है कि ये एसिड है या बेसिस है। कुछ कॉमन टाइप के इंडिकेटर्स हैं। अब उससे पहले हम बात करें, तो इंडिकेटर्स भी 2 टाइप के हो जाते हैं। एक आपका ऑर्गेनिक नेचुरल इंडिकेटर हो जाता है, एक आपका सिंथेटिक इंडिकेटर हो जाता है। नाम से पता चल रहा है, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जिसे हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, मैन मेड हो गए जो। अब पहले हम कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पहला लिटमस है। अब जो लिटमस है, अभी नेचुरल इंडिकेटर, ये एक तरीके से पर्पल डाई होती है जो कि हमें एक प्लांट से मिलती है जो कि लिचेंस है। अब ये जो लिचेन है ये थैलोफाइटा को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे जो जब हम लिटमस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जो लिटमस का पर्पल कलर है वो रेड में चेंज हो जाता है, यानी कि इंडिकेट कर देता है कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो आपका एसिडिक सोल्यूशन है। और वही चीज़ अगर हम यहाँ पे बेस के साथ करें, तो वो आपका जो डाई है, जो पर्पल कलर का जो लिटमस पेपर है, वो आपका ब्लू में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें क्या इंडिकेट हो जाएगा कि जो आपका सोल्यूशन गिवन है वो आपका बेसिक सोल्यूशन है। सेम वही चीज़ मिथाइल ऑरेंज के साथ, अगर एसिड होगा तो रेड कलर, बेस होगा तो येलो, फिर मिथाइल रेड हो गया, एसिड सेम रेड, बेस में येलो। फिर फिनोप्थलीन आ गया, एसिड। वैसे फिनोप्थलीन का जो कलर होता है वो लाइट पिंक होता है। अगर आप एसिड डालें, एसिड सोल्यूशन में आप टेस्ट करते हैं, तो जो आपका लाइट पिंक कलर होता है वो आपका कलरलेस में चेंज होता है, और बेस में करेंगे तो डार्क पिंक हो जाएगा। फिनॉल रेड, एसिड के साथ होगा तो येलो, बेस के साथ होगा तो रेड। फिर उसके बाद आता है टर्मरिक। टर्मरिक जैसे हम सबको पता है हल्दी, हल्दी भी एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम एसिड के साथ रखते हैं उसको, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट वही चीज़ अगर हम बेस के साथ करते हैं, जो उसका येलो कलर है वो आपका रेडिश कलर की तरफ चेंज हो जाता है। अब आ जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो गए सेंस ऑफ स्मेल, जिसकी स्मेल से पता चल जाए, खुशबू से पता चल जाए। जैसे कुछ सब्सटेंस है, जैसे कि आप ले लिए अनियन, ले लीजिए वनीला, ले लिया क्लोव हो गया। अब जैसे वनीला है, वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसकी एक स्मेल होती है। अगर हम उस स्मेल में कोई बेसिक सोल्यूशन डालते हैं, तो जो बेसिक सोल्यूशन है वो क्या करेगा, वनीला एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है उसे ख़त्म कर देगा, यानी उसकी जो स्मेल है उसकी ख़त्म हो जाएगी। इससे क्या इंडिकेट हो जाता है कि ये एक बेसिक सोल्यूशन है। वेरएस अगर हम एसिड करते हैं, तो जो एसिड है वो वनीला की स्मेल को नहीं ख़त्म करेगा, यानी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हैंस हम पता कर सकते हैं कि वो एक एसिडिक सोल्यूशन है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं एसिड के बारे में। तो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में पढ़ा एसिड के बारे में थोड़ा बहुत, कि एसिड सारा टेस्ट में होता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, किसी मेटल को कोरोड कर लेता है।
अब एसिड को मैंने कहा था हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते, एक हो गया आपका वीक एसिड, एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अब उससे पहले हमने बात करी थी एक हमने स्टार्टिंग में बात करी ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, मिनरल एसिड के बारे में। तो जो आपका ऑर्गेनिक एसिड है, ऐसे एसिड जो कि प्लांट एनिमल से डिराइव होंगे या फिर प्रिपेयर होंगे, है ना, ऐसे टाइप के जो आपके एसिड्स हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। फॉर्मिक एसिड एंड्स के जो इसे बाइट करते हैं ना, वो फॉर्मिक एसिड हो जाता है। सिट्रिक एसिड है ना, लेमन में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे देखो प्लांट से डिराइव हो रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड प्लांट से डिराइव होते हैं, है ना। अमीनो एसिड कर लेते हैं, ह्यूमन बींग प्रोटीन से डिराइव होते हैं। तो ऐसे टाइप के जो आपके एसिड होते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे एसिड्स जो कि मिनरल से डिराइव होंगे या फिर प्रिपेयर करेंगे, उन टाइप को हम मिनरल एसिड कह देंगे या फिर इनऑर्गेनिक एसिड कह लेंगे। अब इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ही है कि ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन प्रेजेंट होगा, बट इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड में कार्बन एब्सेंट होगा। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं, अब हम फिर से वापस आ जाते हैं एसिड के बारे में। तो अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो वीक एसिड सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड होते हैं, और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड हो जाते हैं। बट एक एक्सेप्शन है इसमें कार्बनिक एसिड का। कार्बनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, बट ये वीक एसिड में आता है। दिस इज एन एक्सेप्शन। अगर हम बात कर लें अब एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट के साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने आयरन, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। वेरस अब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे मेटल है, हाँ मेटल। तो सेम रिएक्शन दोनों के लिए होगी। मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। सेम वही चीज़ मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं आप, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट CO2 और वाटर बनेगा। सेम वही चीज़ है। तो एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे कि Na2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। सेम वही चीज़ है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लीजिए, एक ही चीज़ है। जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम वही चीज़ अब एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे, अब एसिड बेस एक दूसरे रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, HCl प्लस NaOH हमने लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कराया तो बन गया आपका कॉमन सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। सेम वही चीज़, अब एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट प्लस वाटर, सेम एसिड बेस और एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड सेम टू सेम में। अब एक और एक नोट है, ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड्स। एक स्टेटमेंट है, सारे के सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, बट सारे के सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन हो वो एसिड होना कंपलसरी नहीं है। सपोज मान लीजिए वाटर को देख लीजिए, वाटर वैसे तो न्यूट्रल होता है बट उसमें हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी एसिड हो जाएगा। आपको सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं एसिड के, जैसे कि फॉर्मिक एसिड हो गया। फॉर्मिक एसिड एंड स्ट्रिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एंड स्ट्रिंग जो एंड्स का उसमें होता है। और जो फॉर्मिक एसिड होता है इसी को हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, और ये सबसे पहला नोन एसिड था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। उसके बाद एसिटिक एसिड कुकिंग के लिए यूज हो जाता है, विनेगर जो घरों में प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है, टमाटोज में, सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट्स जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टेंजरीन हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं टैट्रिक एसिड के बारे में, टैमरिंड ग्रेप्स, इमली ग्रेप्स है ना,
फिर लैक्टिक एसिड बात की थी थोड़ी देर पहले, कर्ड में आ जाता है दही, है ना। फिर मैलिक एसिड एप्पल के अंदर, स्टेरिक एसिड फैट में, टैनिक एसिड कॉफ़ी और टी में, ओलिक एसिड पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, अमीनो एसिड प्रोटीन, और HCl हमारे स्टमक में मिल जाता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्वारेजिया। अगर आप लोगों ने सब सुना होगा एक्वारेजिया के बारे में। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया कुछ नहीं, एक सोल्यूशन होता है जो कि एक मिक्सचर होता है HNO3 और HCl का, यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये है दे रखा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इनका रेशो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि HNO3 और HCl का जो रेशो है वो 1:3 है। अब ये जो एक्वारेजिया है इसका नाम एक्वारेजियस और रॉयल वाटर के नाम से भी हो जाता है। ये ज़्यादातर आपको ज्वेलरी शॉप्स में मिलेगा, जो रिफाइनिंग जैसे साफ सफाई के लिए गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि ईजिली डिजॉल्व भी कर देते हैं। अब हम बात, यहाँ पे हमारा एसिड ख़त्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिस के बारे में। तो स्टार्टिंग में हमने कहा था बेस के बारे में, टेस्ट में बेटर होते हैं, कोरोड नहीं करते हैं मेटल को, pH इनका 7 से ग्रेटर होगा और OH आयन को रिलीज़ करते हैं, OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस के बारे में। इनको हम एल्कलीज कहते हैं। वो बेसिस जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कली कह लेते हैं। सेम ये स्टेटमेंट आ जाती है, ऑल एल्कली आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली, है ना। जैसे स्टेटमेंट थी वहाँ पे हाइड्रोजन वाली, यहाँ पे बेसिस के लिए ऑल एल्कली आर बेसिस, सारे के सारे एल्कली बेस हैं बट सारे के सारे बेसिस एल्कली नहीं है, क्योंकि एल्कली वो बेसिस हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होंगी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेम जैसे कि उसमें था स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। अब कैसे क्लासीफाई, कैसे डिफाइन करेंगे हम स्ट्रॉन्ग और वीक बेस को? अगर हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस को, तो स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में, यानी कि जो OH नेगेटिव आयन है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज़ करेंगे जब वो वाटर के साथ आयोनाइज हो जाएंगे, जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वहीं वीक एसिड कैसे कैटेगराइज होगी? वीक एसिड कैटेगराइज होगा जो कि पार्शियली आयनाइज होगा वाटर में, यानी कि OH नेगेटिव आयन्स को बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ करेंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, वही हम बेसिस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है? जाकर मेटल के साथ बेस रिएक्ट करता है तो बन जाता है आपका सॉल्ट और H2O। अब यहाँ पे आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे NaOH लिख लेते हैं, पर कोई सा भी मेटल ले लीजिए, जैसे कि हमने Fe ले लिया तो यहाँ पे